सो वी आर बैक विद टुडेज डेली क्वेश्चन। और आज का बहुत ही बिल्कुल ही ऐसा लप्पू सा क्वेश्चन आया है, कोई लोड नहीं है। बहुत बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आया है, दैट्स बाइनरी ट्री का पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। बट एक ट्विस्ट है आज के क्वेश्चन में। आज का क्वेश्चन अगर मैं आपको बताना चाहूं तो जल्दी बस 5-10 मिनट का वीडियो बन जाएगा, क्वेश्चन बता दूंगा एंड दैट विल बी ऑल। बट आज हम इस क्वेश्चन की दो अप्रोचेस डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये इतना इजी क्वेश्चन है कि कोई भी इंटरव्यूअर इसकी पहली अप्रोच से खुश हो ही नहीं सकता। दोनों अप्रोचेस इक्वली ऑप्टिमाइज्ड हैं, बट स्टिल दूसरी अप्रोच पे इंटरव्यूअर जाएगा ही जाएगा, क्योंकि वो जनरली लोगों को पता नहीं होती है। मतलब अगर कोई ढंग से पढ़ के आया तो ही उसको इटरेटिव अप्रोच भी पता होगी, वरना ट्री में जिसने बहुत समय से रिवीजन नहीं किया है, ये बात बिल्कुल श्योर है कि वो इटरेटिव अप्रोच नहीं जानेगा। क्लियर? क्लियर। तो शुरू करें आज की इटरेटिव अप्रोच और नॉर्मल अप्रोच भी। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फिर क्वेश्चन की पहली अप्रोच क्या है, फिर क्वेश्चन की दूसरी अप्रोच क्या है। ठीक है? ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन हमें कहता है कि हमको रूट दे दिया जाएगा बाइनरी ट्री का और हमको उसका पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल निकालना है। नहीं, ये क्या होता है पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल? तो उससे पहले ये क्या होता है बाइनरी ट्री है, समझ ही नहीं आ रहा है। भाई आया बताएगा। तो सबसे पहले टर्म्स को ब्रेक डाउन करते हैं। यहाँ पे बाइनरी ट्री, बाइनरी ट्री, ट्री क्या होता है? ट्री एक डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें हर नोड के चिल्ड्रन नोड्स होते हैं। अब बाइनरी का मतलब होता है टू, बाई, बाई मतलब टू ना। तो यहाँ पे हर नोड के ज्यादा से ज्यादा दो चाइल्ड नोड्स हो सकते हैं। ऐसे ट्री को क्या बोलते हैं? बाइनरी ट्री। प्रिटी सिंपल। क्लियर? क्लियर। एक सेकंड बस। हाँ, तो हम डिस्कस कर रहे थे कि एक बाइनरी ट्री ऐसा ट्री होता है जिसके एट मोस्ट दो चाइल्ड नोड होते हैं। ठीक है? ओके। देखो यहाँ पे भी जो एग्जांपल लिया हुआ है मैंने, इसमें हर नोड के एट मोस्ट दो चाइल्ड नोड्स हैं, उससे ज्यादा कहीं पे भी नहीं है। क्लियर? क्लियर। अब जब हमने ऐसा एक डेटा स्ट्रक्चर बना लिया जो कि बाइनरी ट्री जैसा दिखता है, तो इसके एक नोड में क्या होगा? डेटा होगा और उसके दो चाइल्ड्स का एड्रेस होगा। करेक्ट? करेक्ट। एड्रेस से बोल लो, पॉइंटर बोल लो, जो बोलना है बोल लो। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि जब ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अभी नॉन लीनियर है, तो इसको पढ़ा किस ऑर्डर में जाए? कोई आदमी आया, उसने बोला कि मैं तो ऐसा पढ़ लूंगा, जैसी काउंटिंग लिखी है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अच्छी बात है, तुम्हारा मन है ऐसा पढ़ लो। लेकिन फिर कोई दूसरा आदमी आया, उसने बोला नहीं मैं ऐसा नहीं पढ़ूंगा। उसने बोला मेरा ट्री है, मैं ऐसा पढ़ूंगा कि सबसे पहले मैं पढ़ूंगा ऑर्डर में। तो पहले मैं लेफ्ट से पढ़ना शुरू करूंगा और सारे लेफ्ट से राइट नोट्स पढ़ूंगा ऐसे करके। ठीक है? तो बोले हाँ तुम भी ऐसे पढ़ सकते हो, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि ये दोनों सेम ट्री की बात कर रहे हैं? फिर तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना। बहुत प्रॉब्लम है कि सेम ट्री की बात कर रहे हैं लेकिन अलग अलग डायरेक्शन से पढ़ रहे हैं, तो पता नहीं चल रहा। तो अब क्या करें? तो सबसे पहले बहुत सारे होशियार लोग ऐसे बैठे हैं, हाँ बैठ जाओ बैठ जाओ, सब बैठो 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 बैठो। अपन बनाते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या होता है कि बोले ट्री को पढ़ने के दो तीन तरीके से डिफाइन कर देते हैं। और जब भी कोई बताएगा कि मैं ये ट्री पढ़ रहा हूं, तो उसको तरीका बताना पड़ेगा कि मैंने किस तरीके से ट्री पढ़ा है। तो हर तरीके कुछ ना कुछ रूल्स होंगे और उसको ट्री को पढ़ते समय वो रूल्स फॉलो करने होंगे। क्लियर? क्लियर। तो ऐसे ही एक तरीके का नाम है क्या? ऐसे एक तरीके का नाम है हमारा पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल। क्लियर? तो पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल कुछ भी नहीं है, बाइनरी ट्री के सारे नोट्स को पढ़ने का एक तरीका है। एक सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करके नोट्स पढ़ेंगे, एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नोट्स पढ़ेंगे, ताकि जब मैं ट्री को पढ़ूं और तुम ट्री को पढ़ो, और अगर हम दोनों ही पोस्ट ऑर्डर में पढ़ रहे हैं, तो हम दोनों के जो नोट्स का ऑर्डर है जिसमें हम पढ़ रहे हैं वो हमको सेम मिले। क्लियर? क्लियर। आई होप समझ में आ गया हो। ठीक है भाई। तो अब ये ऑर्डर है क्या? सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये आता है कि क्या रूल्स हैं कि ऐसे कैसे पढ़ें कि हम नोट्स को कि हमारा दोनों का आंसर सेम आए। ठीक। सिंपल क्या है, तुमको ऑर्डर फॉलो करना है, लेफ्ट राइट रूट है। लेफ्ट मतलब लेफ्ट चाइल्ड, राइट मतलब राइट चाइल्ड, रूट मतलब जिसके चाइल्ड है वो आदमी खुद। क्लियर? आदमी नहीं नोड, आदमी कहां से आ गया? ठीक है? ठीक है। तो हम यहां से अगर मुझे ये रूट मिला है, तो सबसे पहले मैं कहां पे जाता हूं? लेफ्ट चाइल्ड पे। ठीक है?
लेफ्ट चाइल्ड बोले, लेकिन तुम्हारा भी तो एक लेफ्ट चाइल्ड है। तो सबसे आखिरी में जो लेफ्ट चाइल्ड होगा ना उसको देखेंगे हम। तो सबसे पहले हमने देखा जो सबसे आखिरी में लेफ्ट चाइल्ड है क्या, 4। क्यों? क्योंकि इसके आगे कोई लेफ्ट चाइल्ड नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो सबसे पहले हमने क्या लिख दिया पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल में 4। फिर लेफ्ट चाइल्ड के बाद हमने क्या देखना था, हमने देखना था रूट। तो अभी लेफ्ट चाइल्ड है 4, राइट चाइल्ड कौन है 5, तो राइट चाइल्ड डाल दिया 5। और लेफ्ट और राइट के बाद किसको बताना है, हमको हमको बताना है रूट। तो फिर डाल दिया हमने 2। तो लेफ्ट राइट रूट, क्लियर। बोले इसके आगे कहाँ जाएं? ठीक है, अच्छा एक चीज देखने का ट्राई करो कि ये जो मेरा रूट नोड है उसके लिए ये पूरा सब ट्री जो है वो लेफ्ट चाइल्ड के जैसा है, और ये पूरा सब ट्री जो है वो राइट चाइल्ड के जैसा है। क्लियर? क्लियर। ठीक है भाई, तो ये लेफ्ट चाइल्ड के जैसा है, ये राइट चाइल्ड के जैसा है। तो अब क्योंकि हमने लेफ्ट चाइल्ड खत्म कर लिया है वन का, तो अब हम वन के राइट चाइल्ड पे जाएंगे जो खुद में एक सब ट्री है। ठीक है, तो जब हम इस सब ट्री पे गए जो वन का राइट चाइल्ड है, तो हम पहले गए 3 पे। क्या 3 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? बोले बिल्कुल है। 6, 6 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। राइट चाइल्ड है? नहीं है। तो खुद 6 को पढ़ लो। ठीक है, ठीक है, तो हमने पढ़ा 6 को, आया 6। फिर हम कहाँ पे आए, राइट चाइल्ड पे। क्या 7 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है। क्या 7 का कोई राइट चाइल्ड है? वो भी नहीं है। तो 7 को खुद पढ़ लो। अब क्योंकि 3 का लेफ्ट चाइल्ड भी हो गया और राइट चाइल्ड भी हो गया, 6 के बाद देखो 7 को पढ़ लिया ना, तो अब 3 को खुद पढ़ लो। तो यहाँ पे क्या आ गया, 3 आ गया। और जब अब 1 का लेफ्ट चाइल्ड कंप्लीट, 1 का राइट चाइल्ड भी कंप्लीट, तो अब 1 को खुद पढ़ लो, तो आखिरी में 1 आ गया। समझ गए पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल कैसे होता है? अगर ये वाला पार्ट नहीं समझे हो तो एक बार वीडियो का ये जो पोर्शन है पिछले 2-3 मिनट का, इसको वापस पीछे करके देख लेना। बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि लेफ्ट राइट मतलब पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल कैसे होता है, लेफ्ट रूट राइट कैसे फॉलो करना है। तो ऐसे होता है पोस्ट ऑर्डर रिवर्सल। अब लेकिन इसको कोड में कैसे इंप्लीमेंट करें, है ना? आओ, तो सबसे पहले इसकी रिकर्सिव अप्रोच। तो जैसा हमको पहले से पता है, ट्री एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें बहुत सारा रिकर्जन यूज होता है, बहुत सारा रिकर्जन यूज होता है। ट्री की बैकबोन है रिकर्जन। ट्री का कभी भी इटरेशन करना हो, ट्री से रिलेटेड कोई भी लॉजिक इंप्लीमेंट करना हो, तो रिकर्जन इज वन ऑफ द मेन टेक्निक्स दैट कम्स टू आवर माइंड, क्योंकि रिकर्जन हमें बहुत इजी पड़ता है ट्री के केस में। तो अब यहाँ पे जब हम रिकर्जन करेंगे वो कैसे लगाएंगे, बिल्कुल बताते हैं। तो मैंने रिकर्जन लगाने का एक तरीका सीखा है, आप भी आदित्य वर्मा की प्लेलिस्ट से ये तरीका सीख सकते हैं, बहुत इजी तरीका है। इसको आदित्य वर्मा भाई बोलते हैं IBH मेथड। कौन सा मेथड? IBH मेथड। ठीक है, here I stands for induction, B stands for base case and H stands for hypothesis। तो 3 स्टेप्स में हम किसी भी प्रॉब्लम का रिकर्सिव कोड बना सकते हैं। ठीक है, ठीक है, मतलब दिस इज वन ऑफ द वेज जिससे रिकर्सिव कोड बनते हैं। कुछ प्रॉब्लम्स में दूसरे तरीके भी लगते हैं, बट यहाँ पे आईबीएच मेथड बहुत बढ़िया काम कर रहा है, बहुत ही बढ़िया काम कर रहा है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है हमारा हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस में ना हमको बस बोल देना है कि मुझे एक ऐसा फंक्शन चाहिए जो कि मेरा काम करके दे। ठीक है, ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा दिखेगा, उसमें मैं किस फॉर्मेट में इनपुट डालूंगा, मतलब मुझे ये मतलब नहीं है कि ये फंक्शन मेरा काम करके कैसे देगा। मुझे बस ये सोचना है कि ये फंक्शन कैसा दिखना चाहिए, इसका इनपुट फॉर्मेट क्या होगा। क्लियर? क्लियर। तो यहां पे जो मेरा इनपुट फॉर्मेट है वो ये होना चाहिए कि मेरे पास एक वेक्टर है आंसर, जिसमें मुझे अपना आंसर स्टोर करना है। तो जो फंक्शन मुझे मेरा आंसर देगा वो होगा सॉल्व, जो कि जो रूट हमें मिला है वो लेगा और दूसरा आंसर लेगा। ठीक है, ओके, यस। तो सबसे पहले हमें लगेगा हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस बेसिकली मैं एक फंक्शन इमेजिन कर ले रहा हूं, मुझे उसका इंप्लीमेंटेशन का कोई मतलब नहीं है। मुझे बस ये सोचना है कि मैं एक फंक्शन लूंगा और वो मुझे मेरा आंसर दे देगा, कैसे ये नहीं पता, बस दे देगा। तो फंक्शन मैं इमेजिन कर लेता हूँ। तो मैं एक फंक्शन इमेजिन कर लेता हूँ सॉल्व नाम का, जिसमें मैं रूट डालूंगा और आंसर एरे दे दूंगा जिसमें मुझे मेरा आंसर चाहिए, और वो मुझे कैसे ना कैसे करके आंसर लाके दे देगा। ठीक है, तो मैंने अपना फंक्शन इमेजिन कर लिया सॉल्व नाम का, जिसमें मैं इनपुट इनपुट फॉर्मेट में रूट और आंसर डालूंगा, कैसे ना कैसे आंसर आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब
यहाँ पे मुझे ये फॉर्मेट डिसाइड करते समय ये भी सोचना है कि अगर ये फंक्शन मैं इसकी छोटी सी प्रॉब्लम पे लगाऊंगा तो कैसे काम करेगा। तो अब अगर मैं किसी भी ट्री को ट्रेवर्स कर रहा हूं तो उसको मैं कैसे ब्रेक कर सकता हूं, उसके दो चाइल्ड्स हैं, लेफ्ट और राइट, किसी भी बाइनरी ट्री को। ठीक है, तो ऐसा मैं सोच सकता हूं कि मैं इस नोड को ले लेता हूं और फिर मैं सेम फंक्शन इसके लेफ्ट सब ट्री पे लगा दूंगा और सेम फंक्शन इसके राइट सब ट्री पे लगा दूंगा। क्लियर? क्लियर। तो ये बिल्कुल कर लेते हैं, क्यों नहीं कर सकते हम। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, हाइपोथेसिस मैंने बना लिया है कि मैंने ये प्रॉब्लम ले ली है और इसको मैंने सोच लिया है मैं इसको एक छोटी प्रॉब्लम में तोड़ दूंगा और इसका इनपुट फॉर्मेट भी डिसाइड लिया है। फिर मैं यहाँ पे इसका बेस केस सोचूंगा। बेस केस क्या होता है? बेस केस होता है कि वो सबसे छोटा इनपुट क्या है जो कि वैलिड होगा इस फंक्शन के लिए। हम्म अगर मैं कोई भी ट्री ट्रेवर्स करने दे रहा हूं तो उसका नोड कहीं ना कहीं तो पॉइंट करना चाहिए ना, जो रूट नोड है। अगर रूट नोड कहीं पॉइंट नहीं करेगा तो मुझे वापस आ जाना चाहिए। तो ये सबसे छोटा वैलिड इनपुट होगा, इससे छोटा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो ऐसे इसका बन जाता है क्या, बेस केस। फिर बनता है इंडक्शन, कि एग्जैक्टली exactly जो हमने सब प्रॉब्लम सोची थी उसको मैं क्वेश्चन लॉजिक के हिसाब से कैसे मोल्ड करूंगा। करेक्ट, करेक्ट। मैंने अभी तक सोचा था कि मैंने एक फंक्शन सोच लिया जिसमें मैं रूट दूंगा और आंसर वेक्टर दे दूंगा, और मैंने उसका बेस केस भी सोच लिया था कि अगर रूट नल होगा तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। ठीक है, अब मुझे देखना है कि मैं इसको अपने पोस्ट ऑर्डर के हिसाब से कैसे मोल्ड कर लूं। इंडक्शन इज वेयर द मैजिक हैपेंस। यहां तो हमने मैजिक कर दिया, बट इंडक्शन में हम मैजिक का एग्जीक्यूशन लिखते हैं। ये देखो यहाँ पे ड्रीम लिखा है, इट्स एक्चुअली एग्जीक्यूशन ऑफ ब्रेकिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम्स ऑफ दैट फॉर्मेट। एग्जीक्यूशन। क्लियर? क्लियर। ठीक है भाई। तो ये जो एग्जीक्यूशन है हमारा कैसे होगा, ये एग्जीक्यूशन कुछ इस फॉर्मेट में होगा कि हमें पता है कि हमें पहले लेफ्ट सब ट्री डील करना है। हमारा तरीका क्या था पोस्ट ऑर्डर करने का, लेफ्ट सब ट्री, राइट सब ट्री, फिर रूट। तो एक काम करता हूं, जैसे ही मुझे कोई भी प्रॉब्लम आएगी मैं बोलूंगा कि एक काम करो, लेफ्ट सब ट्री को भी मैं एक ऐसी प्रॉब्लम दे देता हूं तो ये मुझे जो भी लेफ्ट सब ट्री होगा उसका पोस्ट ऑर्डर दे देगा। हाइपोथेसिस ना याद करो, बस लगा दो फंक्शन, कैसे इंप्लीमेंट होगा सोचना नहीं। फिर राइट सब ट्री के लिए भी सेम काम कर देता हूं, और जो अभी मेरे पास जिस रूट पे हूं मैं या जिस भी नोड पे हूं उसको मैं आंसर में पुश बैक कर देता हूं। तो पहले लेफ्ट सब ट्री अपना आंसर दे देगा, फिर राइट सब ट्री आंसर दे देगा। जब ये दोनों आंसर दे देंगे तब मैं जिस नोड पे हूं उसको मैं पुश कर दूंगा। तो जिस ऑर्डर में मुझे काम करना है उस ऑर्डर में हो जाएगा। सिंपल है। इंडक्शन बस मुझे इतना ही दिमाग लगाना था कि ऑर्डर क्या होना चाहिए इनके एग्जीक्यूशन का, और ये थर्ड मेरा हो जाएगा इंडक्शन स्टेप। तो देखो यहाँ पे जो फंक्शन मैंने इमेजिन किया था वो कौन सा फंक्शन है, वो है सॉल्व फंक्शन। सॉल्व फंक्शन में मैंने क्या सोचा, हाइपोथेसिस की इसका मैं इनपुट छोटा करूंगा कैसे, इसके सब ट्रीज पास करके। तो मैंने सोचा था कि मैं इसके सब ट्रीज इसमें पास कर दूंगा यहाँ पे। अब इसका बेस केस सोच लिया मैंने कि अगर रूट नल है तो रिटर्न कर दो, और उसके अलावा क्या करना है, ये मेरा इंडक्शन है कि किस ऑर्डर में ये सब ट्रीज को मैं एग्जीक्यूट करा दूं, ये मेरा इंडक्शन स्टेप है। इतना लिख दो, हो गया तुम्हारा काम, खत्म। यहाँ पे क्या होगा, खाली वेक्टर बनाया आंसर, उसमें मैंने दिया रूट और आंसर। अब जैसे ही मैं यहाँ पे गया तो क्या रूट खाली है, नहीं है, तो रूट अपने लेफ्ट सब ट्री को सॉल्व होने भेज देगा और फिर राइट सब ट्री को सॉल्व होने भेज देगा। लेफ्ट सब ट्री भी सेम काम करेगा तब तक जब तक बिल्कुल एंड में नहीं पहुंच जाओगे, और फिर वे बैक अप आना शुरू होगा। क्लियर? क्लियर। तो यही था पहला अप्रोच। पहला अप्रोच इतना ही बोलता है। अब लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि जैसे आप पहला अप्रोच बताओगे ना इंटरव्यूअर को, वो खुश नहीं होगा। वो बोलेगा हाँ तो ये तो सबको आता है, कुछ अलग बताओ, क्योंकि क्वेश्चन इतना इजी है कि वो पक्का ही दूसरा अप्रोच पूछेगा। दूसरा अप्रोच क्या है? दूसरा अप्रोच है इटरेटिव अप्रोच विदाउट रिकर्जन। इसके लिए थोड़ा ज्यादा दिमाग लगेगा, एक एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर भी लाना पड़ेगा। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो हमारा ट्रेवर्सल है उसको हम कुछ इस तरीके से करेंगे कि हे ट्री यहाँ आ जाओ, ये देखो ये ट्री यहाँ आ गया। इसमें मैं ट्रेवर्जल को इस तरीके से करने की कोशिश करूंगा कि, ओ पहले से था क्या, सॉरी माय बैड। यप, कि मैं उल्टा चलूं। अभी ऑर्डर क्या है मेरा, लेफ्ट राइट रूट। तो व्हाट इफ मैं रूट लेफ्ट राइट ट्रेवर्स कर लूं पूरा ट्री,
और उसके बाद जो भी आंसर आया उसको उल्टा कर दूं। अच्छा आइडिया ना। मैं अभी पूरा ट्रेवर्सल कर रहा हूं लेफ्ट राइट रूट फॉर्मेट में। अभी मैं पूरा ट्रेवर्सल कर लूंगा रूट राइट लेफ्ट फॉर्मेट में और उसको कर दूंगा उल्टा। क्लियर? क्लियर। थोड़ा सा नया नया सा सुनने में लग रहा होगा, आई नो, बट उतना डिफिकल्ट है नहीं। एक आध बार अप्रोच बताऊंगा, बहुत इजीली आ जाएगा आपको समझ में। So we use a stack to traverse the tree in the order root, right, left, which is reversed, which if reversed becomes left, right, root. Perfect. रूट राइट लेफ्ट कैसे होता है? ऐसा देखो, रूट राइट लेफ्ट, इस ऑर्डर में पूरे ट्री का ट्रेवर्सल करूंगा और आखिरी में इसका जो आंसर निकलेगा उसको उल्टा कर दूंगा। ठीक है? ठीक है। तो इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स देख लेते हैं। बिल्कुल स्टेप्स पढ़ते पढ़ते काम करेंगे, स्टेप से कोड निकल आएगा। सबसे पहले एक, जैसे वहां पे आंस एरे बनाया था जिसमें हम आंसर स्टोर कर रहे थे, यहाँ पे रिजल्ट एरे बनाऊंगा। आंस भी नाम रख सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें हमको एक जो एक्स्ट्रा चीज लगेगी वो है स्टैक की। ठीक है? तो यहाँ पे मैंने रिजल्ट एरे बना लिया है और ये बना लिया है मेरा स्टैक। इसकी मदद से मैं ट्रेवर्सल करने वाला हूं। क्लियर? क्लियर। अब कैसे करूंगा ये देखो। जो भी मेरा एक करेंट नोड नाम का नोड लूंगा मैं, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा इस एरो से। किससे? इस एरो से। ये एरो जहां पे भी है उसका नाम क्या है? करेंट नोड। तुम बोलो तो लिख देता हूं मैं, करेंट नोड। ठीक है? ठीक है। लेकिन एरो कहां गया दोस्त? ओके, नॉट प्रिटी नॉट प्रिटी, ये आ गया। तो ये है करेंट नोड। गंदा दिख रहा है ना? दिख रहा है। और बोलो करेंट नोड लिखना है। अब लिख दिया मैंने। हाँ, तो करेंट नोड बाय डिफॉल्ट कहां पे रहेगा? रूट में। इसका एग्जीक्यूशन कुछ ऐसा होगा कि हम तब तक वाइल लूप चलाएंगे जब तक या तो करेंट नोड नल पे ना आ जाए या ट्रेवर्सल स्टैक एम्प्टी ना हो जाए। मतलब ये दो चीजों में से एक भी ट्रू है कि अगर करंट नल नहीं है या ट्रेवर्सल स्टैक एम्प्टी नहीं है तो मेरा वाइल लूप चलता रहेगा। क्लियर? क्लियर। अब वाइल लूप चलेगा तो क्या होगा? वाइल लूप चलने में भी दो कंडीशंस हैं। क्या थी? या तो करंट नोड एम्प्टी ना हो, या करंट नोड जो है वो नल को पॉइंट ना करे, और दूसरा क्या है? स्टैक एम्प्टी ना हो। ठीक है? तो क्योंकि ये दोनों कंडीशंस में और है, तो पहली बार में अपन पहली कंडीशन देखते हैं कि अगर करंट नोड नल को पॉइंट नहीं कर रहा है तो क्या करना है मुझे। करंट नोड क्या नल को पॉइंट कर रहा है? नहीं कर रहा है। तो क्योंकि करंट नोड नल को पॉइंट नहीं कर रहा है, तो जो स्टेप्स मैं करूंगा वो ये है कि रिजल्ट डॉट पुश बैक करंट नोड। देखो, हमको किस ऑर्डर में चलना था? हमको चलना था रूट लेफ्ट राइट। तो जैसे ही हमने शुरू किया, हमने सबसे पहले रूट की वैल्यू ले ली है, करंट नोड की वैल्यू ले ली है। ठीक है? ले लिए। अब सॉरी, रूट लेफ्ट राइट नहीं, रूट राइट लेफ्ट चलना था, है ना? और आखिरी में उल्टा करना है। रूट राइट लेफ्ट चलना है और आखिरी में उल्टा करना है। तो ये लिया रूट, रूट की वैल्यू हमने रिजल्ट में डाल दी। अब हमको कहाँ जाना है? अब हमको राइट जाना है, याद रखना। ओके? ओके। तो पहले तो इसको मैं रिजल्ट में पुश कर दूंगा और फिर सेम जो नोड है वो मैं पुश कर दूंगा किसमें? अपने स्टैक में। ये मैंने देखो स्टैक में पुश कर दिया। स्टैक पता है ना कैसा होता है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जिस आखिरी में डालूंगा स्टैक में, ये स्टैक का मुंह है यहाँ पे, तो यहां से जो भी चीज ऊपर रहेगी वही निकलेगी स्टैक से जब भी निकालूंगा। ठीक है? ओके। तो जैसे ही मैंने इतना काम किया, तो करंट नोड को मैं करंट नोड के राइट पे शिफ्ट कर देता हूं। इसके बाद करंट नोड को करंट नोड के राइट पे शिफ्ट कर दिया। तो अब करंट नोड कहां पे है? 3 पे। फिर से मैंने वाइल लूप चलाया। क्या करंट नोड नल है? बोले नहीं, करंट नोड तो नल नहीं है। करंट नोड नल नहीं है तो फिर क्या करूं? वही तो पिछली बार किया था। रिजल्ट में सबसे पहले तो करंट नोड की वैल्यू डाल देता हूं। ये देखो, करंट नोड की वैल्यू डाल दी और स्टैक में करंट नोड की वैल्यू पुश कर देता हूं। स्टैक में मैंने करंट नोड की वैल्यू पुश कर दी। क्लियर? क्लियर। इतना करने के बाद मैं क्या करूंगा? इतना करने के बाद मैं ये करूंगा कि करंट नोड को उसके फिर से राइट पे भेज दूंगा। ओहो, कहाँ चले जाते हो भाई तुम? करंट नोड अपने फिर से राइट पे चला गया। ठीक है? ओके भाई। अब ये जो अपने वापस फिर से राइट पे गया, क्या करंट नोड अभी नल को पॉइंट कर रहा है? नहीं। सेम स्टेप्स, 7
7 डाला, उसके अलावा स्टैक में भी 7 डाल दो, स्टैक में भी 7 डाल दो, डाल दो डाल दो डाल दो, ये देखो स्टैक में भी 7 डाल दिया। और इसके बाद करंट नोड को कहाँ पॉइंट कर दो, 7 के राइट में। लेकिन अरे ये क्या देख रहा हूं मैं, 7 के राइट में तो नल है, 7 के लेफ्ट में भी नल है, क्योंकि 7 एक लीफ नोड है ना? बिल्कुल। तो अब करंट नोड नल को पॉइंट कर रहा है, ध्यान देना, ठीक है? तो जब करंट नोड नल को पॉइंट करता है तो हम वापस वाइल की कंडीशन पे आते हैं। क्या करंट नोड नल को पॉइंट नहीं कर रहा है? बोले नहीं, करंट नोड तो नल को पॉइंट कर रहा है। देखो और में कंडीशन क्या थी, और स्टैक इज नॉट एम्प्टी। तो स्टैक नॉट एम्प्टी है, हाँ स्टैक नॉट एम्प्टी है, तो दोनों में से एक कंडीशन चल गई, तो फिर हम वाइल लूप में घुसे। अब जब तक स्टैक, अब क्योंकि करंट नोड नल को पॉइंट कर रहा है, तो उस कंडीशन में मैं पहली वाले जो हमारे स्टेप्स थे वो नहीं कर सकता हूं। अब मुझे वो स्टेप्स करने हैं जो तब होते हैं जब स्टैक एम्प्टी ना हो, वो वाले स्टेप्स। तो उसमें क्या करना है मुझे, उसमें मुझे बेसिकली ये करना है कि अब मुझे ट्रेवर्सल में, आपको ये तो समझ में आ ही रहा होगा कि मैं राइट जाता जा रहा हूं, है ना? रूट राइट लेफ्ट में मैंने रूट्स तो कर लिए हैं, मैं राइट जाता जा रहा हूं। तो अब राइट में कुछ नहीं है, तो अब समय आ गया है कि मैं लेफ्ट में जाऊं। तो अब बेसिकली मुझे लेफ्ट में जाने के लिए स्टैक का सहारा लेना पड़ रहा है, ठीक है? तो मैं यहां पे हूं नल पे, तो क्योंकि स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो सबसे पहले क्या करो, करंट नोड को स्टैक, करंट नोड में स्टैक का टॉप डाल दो। स्टैक के टॉप में क्या है, 7। तो करंट नोड को देखो एक पीछे ले आए अपन स्टैक के टॉप में। अब क्या करो, स्टैक के टॉप को पॉप कर दो और करंट नोड से बोलो करंट नोड के लेफ्ट पे जाए। लेकिन अरे ये क्या हुआ, ये तो 7 का लेफ्ट भी नल है ना? तो अब करंट नोड फिर से नल पे आ गया है, ठीक है? फिर से हमने वाइल लूप चलाया, फिर से जब वाइल लूप चलाया हमने, तब हमको क्या पता चला, करंट नोड नल पे है, बिल्कुल है। क्या स्टैक एम्प्टी है? स्टैक तो अभी तो भी एम्प्टी नहीं है। तो स्टैक एम्प्टी करने के लिए अगले वाले स्टेप्स क्या है, करंट नोड को, करंट नोड में स्टैक का टॉप डाल दो। करंट नोड में स्टैक का टॉप क्या है, ये है, बिल्कुल है। उसके बाद स्टैक का टॉप को पॉप कर दो, ये हो गया, पॉप हो गया स्टैक का टॉप। और क्या कर दो, अब करंट नोड को लेफ्ट में लाओ। तो देखो फाइनली करंट नोड को जहां जाना चाहिए उसकी सही पोजीशन पे वो आ चुका है। अब क्या करंट नोड नल है? बिल्कुल नहीं है। करंट नोड नल नहीं है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिजल्ट में वैल्यू डालो, रिजल्ट में वैल्यू डालने के बाद स्टैक में वैल्यू डालो, और उसके बाद राइट में मूव करो। तो करंट नोड 6 के राइट में मूव हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, करंट नोड 6 के राइट में मूव हुआ, फिर नल पे आ गया। तो जैसे ही करंट नोड नल पे आता है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि जो स्टैक का पूरा लूप चल रहा है, मतलब स्टैक के जो भी ऑपरेशंस हैं, वो करंट नोड को एक्चुअली नल से उठा के वापस उसकी सही जगह पे रखने का काम कर रहे हैं। अभी कैसे रखेंगे, करंट नोड को यहां से वापस पहले 6 पे ले जाएंगे, फिर 6 के लेफ्ट पे ले जाएंगे। अब क्योंकि 6 के लेफ्ट पे भी कुछ नहीं है, तो जब ये 6 पे जाएगा तो 6 पॉप हो जाएगा, और क्योंकि 6 के लेफ्ट पे कुछ नहीं है, तो क्या हो जाएगा, तो एक्चुअली करंट नोड वापस 1 पे रिटर्न कर जाएगा, ठीक है? और फिर 1 के लेफ्ट में चला जाएगा, तो ये 2 पे आ जाएगा, और फिर सेकंड सब ट्री पूरा ट्रेवर्स हो जाएगा। इसी तरीके से ट्रेवर्सल होते होते हमारा क्या ट्रेवर्सल होगा, इसके आगे 6 हो गया, इसके बाद रूट, राइट और लेफ्ट। और ये जो भी हमारा रिजल्ट आया, इसके बाद हमको एक फाइनल स्टेप क्या करना है, रिवर्स रिजल्ट। तो जब हम रिवर्स कर देंगे रिजल्ट को, तब हमारा आंसर क्या जाएगा, हमारा आंसर जाएगा, देखो आखिरी में 4, फिर 5, फिर 2, फिर 6, फिर 7, फिर 3, फिर 1। अब क्या ये जो हमारा रिवर्स रिजल्ट है वो हमारा पिछली बार वाले रिजल्ट के बराबर है, 4526731, 4526731, बिल्कुल है। तो देखो ये मेथड सही आंसर दे रहा है। हाँ, तो यही इटरेटिव मेथड है। इटरेटिव मेथड में आपको क्या स्टेप्स याद रखने हैं, एक स्टैक यूज करेंगे। स्टैक का काम ये रहेगा कि आपका जो करंट नोड है उसको सही जगह पे इटरेशन में लेके आना। तो बेसिक अप्रोच आपको इंटरव्यू को क्या समझानी है कि सर मैं ट्रेवर्सल करूंगा सबसे पहले रूट राइट लेफ्ट फॉर्मेट में, और रूट राइट लेफ्ट फॉर्मेट में ट्रेवर्सल करते करते मैं जो भी नोड्स का एनकाउंटर करूंगा, मैं एक तो इनको रिजल्ट में ऐड करता जाऊंगा और उनको स्टैक में डालता जाऊंगा। जैसे ही मेरा ये काम होता जाएगा और जब मैं नल पे आऊंगा, तब मैं क्या करूंगा, तब मैं स्टैक का जो ऊपर वाला एलिमेंट है उस पे करंट नोड को भेज दूंगा, स्टैक के ऊपर वाले एलिमेंट को पॉप कर दूंगा, और उस एलिमेंट के लेफ्ट में करंट नोड को भेजूंगा। ये काम मैं तब तक करूंगा जब तक करंट नोड या तो नल पॉइंटर को पॉइंट कर रहा है या मेरा स्टैक एम्प्टी नहीं है। इतना काम करके
बहुत ही सिंपली मैं इटरेटिवली किसी भी ट्री को पोस्ट ऑर्डर वे में ट्रेवर्स कर सकता हूँ। क्लियर क्लियर। आई होप इटरेटिव तरीका समझ में आ गया हो। मतलब आज ये क्वेश्चन मुझे इतना इजी लगा था कि मुझे लगा था कि मैं शुरू में ही सुबह में 15 मिनट में इसका वीडियो बना के फ्री हो जाऊंगा। बट मुझे भी आइडिया नहीं था कि इसका इटरेटिव अप्रोच मुझे नहीं आता है, तो मैंने भी सीखा, फिर आपको सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ। So that's all for today. I hope you liked the video, and I guess I'll see you tomorrow.